हेलो, आई एम वैशाली। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली। सो मैंने गेट की प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की थी। गेट 2023 का जो एग्जाम है उसके लिए ये 5 वीडियोस ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ ऑपरेशन रिसर्च की, जिसमें आज 6th वीडियो है और इसमें हम कवर करेंगे अपना 5th टॉपिक जो है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम में किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, गेट के एग्जाम में, और मतलब एक्चुअली कैसे आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं वही डायरेक्ट बताऊंगी और उन्हीं पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे वही मैं इसमें समझाऊंगी। सो पहला, असाइनमेंट प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम्स है। एक है रिडक्शन थ्योरम, ठीक है, रिडक्शन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन 2011 में आया था, वो डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है एक हंगेरियन मेथड आपने पहले भी पढ़ा होगा। मेथड पे बेस्ड जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो भी स्टेप्स होते हैं उसको लगा के हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम का। तो उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया है मैं वो डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगी कि जो भी डिटेल्ड वीडियोज हैं और जो आपका ये पीडीएफ्स है मेरे नोट्स की, वो सारी की सारी अब आपको ऐप में अवेलेबल होंगी। ऐप का जो लिंक है वो आपको यहाँ स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रहा होगा बॉटम में। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया गया है ऐप में। टेलीग्राम चैनल में भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें पीडीएफ्स की एक्सेस कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम का टॉपिक, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम पढ़ते क्या है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ लिखती रहती हूँ द ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है असाइनमेंट प्रॉब्लम का वो है द ऑब्जेक्टिव इज टू assign n jobs to n person to minimize cost of production or to maximize profit। ओके, सो ये मेन ऑब्जेक्टिव है असाइनमेंट प्रॉब्लम को पढ़ने का कि हमारे पास n पर्सन्स हैं और हमारे पास n जॉब्स हैं। किस तरीके से हम एक एक पर्सन को एक एक जॉब असाइन करते जाएं ताकि हर एक पर्सन हर एक जॉब को एक एक बार करे और हमारी जो टोटल वर्किंग कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट हम मिनिमाइज कर लें, और या फिर हमें जो प्रॉफिट है वो हम कंपनी का मैक्सिमाइज कर लें। मेन असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। फाइन, अब इसके बाद हम इसकी कंडीशंस देखेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं जिस पे हम काम करते हैं। ओके, सो कंडीशन, इसमें 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि ईच जॉब इज डन बाय ईच पर्सन। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास n पीपल है, n जॉब है, तो 1 पर्सन n जॉब्स को करेगा, सेकंड पर्सन दोबारा n जॉब्स को करेगा। सो फर्स्ट पर्सन फर्स्ट जॉब, फर्स्ट पर्सन सेकंड जॉब, फर्स्ट पर्सन थर्ड जॉब, इस तरीके से प्रोसीड करेगा। लेकिन हर एक टाइम पे एक ही जॉब को वो प्रोसीड कर सकता है। सो ईच पर्सन विल परफॉर्म ऑल n जॉब्स, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है कि हमें डिग्री ऑफ डूइंग एफिशिएंसी ऑफ वर्क इज डिफरेंट। डिग्री ऑफ डूइंग वर्क और वी कैन से एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन इज डिफरेंट, which creates the difference in the cost। okay, third, how to assign a job to the person so that the total assignment cost विल मिनिमाइज। ये हमारी 3 कंडीशंस हैं जिस पे हमें काम करना होता है। ओके, कि हर एक पर्सन सारी जॉब्स को परफॉर्म करेगा, डिग्री ऑफ डूइंग वर्क एफिशिएंसी अलग अलग होगी, किस तरीके से असाइन की जाए जॉब ताकि हमारी जो टोटल ओवरऑल असाइनमेंट कॉस्ट है वो हम मिनिमाइज कर सके। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट आता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। मैं AP लिख रही हूँ, ठीक है। So minimize the cost which is represented by Z is equals to summation of CIJ XIJ, इसी तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका I और एक और दे देते हैं J के लिए, एंड subject to constraint
summation xij which is equals to 1 or 0 ij when ith person performs jth job. Okay, here summation xij for I runs 1 to n is equals to 1 and these are the restrictions given. xij ij equals to 1, j equal to 1 till n. ये सारे नोट्स आपको मेरी PDF में मिल जाएंगे और PDF मिल जाएगी आपको ऐप में, ठीक है। तो उसके लिए ऐप इंस्टॉल करें। सो ये अब यहाँ पे क्या है, देखिए मैं इसी के साथ आपको एक बार मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी दिखाती हूँ और उससे आपको ये समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है जॉब्स और यहाँ पे हमने लिखा है पर्सन। हमें कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। पर्सन 1 2 3 4 हमारे पास n पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 सो ऑन n जॉब्स हैं जो हमारे पास हम परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। अब जो कॉस्ट वैल्यूज आएगी, ठीक है, उसकी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट जॉब करेगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड जॉब करेगा, फर्स्ट पर्सन थर्ड जॉब करेगा। तो जो उस पर्सन को पेमेंट देने में या जो प्रोडक्शन का काम करेगा उसमें जो कॉस्ट आएगी उसको हम C11 से शो करेंगे। इसी तरीके से C12 से। क्लियर हुआ? सो C1n और यहाँ पे हमें मिल जाएगी कॉस्ट CNN और यहाँ पे हम अगर I जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और J हमारा पर्सन है, सो CIJ द कॉस्ट फॉर परफॉर्मिंग द ith जॉब बाय द jth पर्सन। क्लियर है? ये मैट्रिक्स क्लियर है? सो अब इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ अगर ये क्लियर है। सो XIJ का मतलब क्या है? XIJ मीन्स ith पर्सन परफॉर्म्स jth जॉब। फाइन, इसका मतलब ये है। CIJ इज द कॉस्ट वैल्यू फॉर द ith पर्सन परफॉर्मिंग द jth जॉब। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? सबमिशन। इसका मतलब है XIJ, वही मतलब है IJ, ith पर्सन परफॉर्मिंग द jth जॉब। यस, ट्रू। इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी अदर जॉब्स। मतलब J की वैल्यू जो आपने दी है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट जॉब कर रहा है तो I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू 1 के लिए 1 देगा, बाकी सारी वैल्यूज के लिए 0 आएगा। तो अदर्स के लिए 0 है और इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 1 है, तो या तो 1 होगा या फिर सारे के लिए 0 वैल्यू होगी। क्लियर है? अब ये दोनों क्या चीज़ है, देखिए ith person performing the job, ठीक है, jth job, it means 1 and here the ith person or you can say J represents job। अगर मैं J को jobs कह रही हूँ, ठीक है, J represents job, so what I say I person मतलब one person represents the all jobs one by one, okay, so इसलिए यहाँ पे 1 दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे पर्टिकुलर jth जॉब इज परफॉर्म बाय ऑल द I पर्सन्स, मतलब कि J कोई भी पर्टिकुलर जॉब है उसको सारे पर्सन्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी 1 दिया गया। आई होप ये क्लियर है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और यहाँ पे आपने ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी समझ लिया, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं थर्ड। एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिडक्शन थ्योरम, ठीक है। सो दिस इज रिडक्शन थ्योरम और रिडक्शन थ्योरम पे ही बेस्ड, आई होप थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें दिया जाता है, ठीक है। रिडक्शन थ्योरम से पहले ये 2011 का क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो 2011 में क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं 2 चीज़ें समझाऊंगी। पहले आपको समझाऊंगी रिडक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले मैंने आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझा दिया, इसलिए अब आप यहाँ पे समझिए। ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दी गई है, देखो अब इसको कोरिलेट करो। ये हैं जॉब्स, ठीक है, 1 2 3 4 जॉब्स हैं, ये वर्कर्स हैं। अब क्लियर है कि ए वर्कर चारों जॉब्स में से कोई भी एक जॉब्स परफॉर्म करेगा, 1 by 1 सारी परफॉर्म करेगा, ये इसकी सारी कॉस्ट वैल्यूज है। तो इस तरीके से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? तो ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब मूव करते हैं रिडक्शन थ्योरम की तरफ। इफ इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम वी एड और ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट एनी कांस्टेंट, इफ वी एड और सब्सट्रैक्ट एनी कांस्टेंट टू ऑल एलिमेंट्स of any row or column, then the assignment plan for new cost matrix will be same as original matrix।
ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स। Okay, so this is the reduction theorem. If in an assignment problem, if we add or subtract any constant value to all the elements of a particular row or a column, then the assignment plan क्या होता है, that I will tell you, for the new cost matrix will be same as the original cost matrix. Original cost matrix के लिए भी वो assignment plan काम करेगा, जो नई reduce होने के बाद जो reduced cost matrix है उसके लिए जो plan काम करेगा वही original के लिए भी करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर ओरिजिनल का असाइनमेंट प्लान मिल गया तो नए वाले के लिए भी वही असाइनमेंट प्लान काम करेगा, सिर्फ आपको वैल्यूज लिखनी है कॉस्ट की, ऐड करके आंसर बता देना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या असाइनमेंट प्लान होता है। स्टेटमेंट क्लियर है? तो डायरेक्टली अभी क्वेश्चन ही करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसके बाद एक चीज और क्लियर करूंगी, ठीक है ना। वी हैव टू असाइन 4 जॉब्स, दीज आर द 4 जॉब्स एंड दे आर द 4 वर्कर्स एंड हैविंग अ डिफरेंट कंप्लीशन, दे आर कंप्लीटिंग देयर जॉब्स वट एवर इज गिवन। ये क्वेश्चन है, फिलहाल हमें ये मैट्रिक्स दी गई है, असाइनमेंट मैट्रिक्स। द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज एज फॉलोज। तो ये हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट दिया गया, मतलब ये फाइनल वैल्यू हमें दी गई है, आंसर जो होता है, ठीक है ना। क्या है कि जॉब 3 टू ए वर्कर ए, जॉब 3 जब ए वर्कर को असाइन की जा रही है ये है। जॉब 4 टू ए वर्कर बी, जॉब 4 टू ए वर्कर बी, बी वर्कर को 4 जॉब दी जा रही है। जॉब 2 ए वर्कर सी, जॉब 2 ए वर्कर सी, इसको मार्क कर लो। फिर जॉब 1 टू ए वर्कर डी, जॉब डी को 1 करिए। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है मिनिमम कॉस्ट होने का? मतलब ये है कि जब आप ए वर्कर आपका 3rd जॉब को प्रोसीड करेगा तभी हमें मिनिमम कॉस्ट मिलेगी, बी वर्कर जब हमारे 4th कॉस्ट को प्रोसीड करेगा तब मिनिमम कॉस्ट मिलेगी। इट मीन्स कि जो ये असाइनमेंट प्लान दिया गया है इस ही तरीके से अगर हम फॉलो करें या इन पर्टिकुलर वर्कर्स से ये पर्टिकुलर जॉब्स करवाएं तभी हमारी जो कॉस्ट असाइनमेंट कॉस्ट मिलेगी वो सबसे मिनिमम मिलेगी, इसीलिए इसको असाइनमेंट प्लान कहा जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है ऑप्टिमल असाइनमेंट, क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ये हमारा असाइनमेंट प्लान है, ठीक है। तो आप इसकी कॉस्ट वैल्यू निकाल के देख लीजिए। तो ये है 2 + 6 + 4 + 5, सो 10 और ये 5 7, 17 हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी, मतलब ₹17। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हमें इसके बाद ये कुछ नई मैट्रिक्स दी है, ठीक है ना इसने। अब देखिए क्या है, एंड हेंस द टाइम टेकन बाय डिफरेंट वर्कर्स इन कंप्लीटिंग डिफरेंट जॉब्स इज नाउ चेंज। तो इन्होंने जो टाइम है वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो कॉस्ट वैल्यू आ रही है वो भी हमारी चेंज हो रही है, ठीक है ना। फिलहाल ये टाइम दिया गया है तो यहाँ पे 17 आवर्स होगा, क्लियर है। सो मिनिमाइजिंग टाइम पे हम काम कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे आते हैं। सो ये 17 आवर्स हमें यहाँ मिले हैं। अब इसने कहा है कि जो टाइम ड्यूरेशन है पर्टिकुलर वर्कर्स का विथ रिस्पेक्ट ऑफ जॉब वो चेंज हो गया है। अब क्या चेंज हो गया वो हमें नहीं बताया। अब डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं, देन द मिनिमम टाइम इन आवर्स टेकन बाय वर्कर्स टू कंप्लीट ऑल जॉब्स इज। सारी जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए अब आपको क्या मतलब आप क्या आंसर दोगे, व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम, आपको वो फाइंड करना है, फाइन। तो यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हुआ कि हमारा आंसर 17 है, ठीक है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो दोनों मैट्रिक्स को, क्योंकि पहली मैट्रिक्स में से ही कुछ चेंज करके आपको न्यू मैट्रिक्स दी गई है। तो हम वो चेंज कंपेयर करते हैं तो देखते हैं, पहला 5 3 2 यहाँ पे देखो चेंज हुआ है, फिर 7 9 2, फिर 3 यहाँ पे चेंज हुआ है, देन 4 यहाँ पे चेंज हुआ है, देन 4 की जगह 2। तो आपको यहाँ लग रहा है ना कि इस वाली को -2 किया गया, इस पर्टिकुलर रो में से -2 किया गया। देखिए 5 - 2 = 3 एंड 7 - 2 is 7 - 2 is 5 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ भी नहीं हुआ है, और भी कुछ सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो आप देख रहे हो कि इसमें कॉलम में भी चेंज हुआ है। देखिए 8 - 3 is 5, फिर 6 - 3 is 3। तो दैट मीन्स कि 4th कॉलम में से, फ्रॉम 4th कॉलम दे हैव डन -3। सिमिलरली फ्रॉम द थर्ड रो दे हैव डन -2। तो हम अगर एक कांस्टेंट वैल्यू किसी रो से या किसी कॉलम से करते हैं तो हमारा असाइनमेंट प्लान, देखिए यही मैंने लिखा है ना, ये असाइनमेंट प्लान, और ये हमें असाइनमेंट प्लान ही दिया गया है, ठीक है। ये जो दिया है ना, 3rd जॉब प्रोसीड बाय वर्कर ए, तो ये हमें असाइनमेंट प्लान दिया गया। तो इट मीन्स क्या कहा है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रो में से, कोई कॉलम में से या रो में से कोई कांस्टेंट वैल्यू सब्सट्रैक्ट करते हैं तो असाइनमेंट प्लान जो न्यू मैट्रिक्स का है वही ओल्ड मैट्रिक्स का होगा, या फिर जो ओल्ड मैट्रिक्स का है वही न्यू मैट्रिक्स का होगा। असाइनमेंट प्लान में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप लेमन लैंग्वेज में कहो तो आप ये कहोगे कि दोनों के असाइनमेंट प्लान क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, फाइन। अब हम इसका मतलब कि जो असाइनमेंट प्लान हमें पहले वाले के लिए दिया गया वही असाइनमेंट प्लान हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसके बिहाफ में हम मिनिमम आवर्स फाइंड करके बताएंगे। तो अब आप इसका आंसर देख सकते हो कि क्या होगा। आई जस्ट चेंज द कलर। सो हमारा आंसर क्या था,
इसी के अकॉर्डिंग मैं मार्क कर रही हूँ 2, और यहाँ 6 है तो यहाँ पे 3, 4 है तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5 है तो 5। अब मेरा आंसर इसमें क्या बनेगा, 2 + 3 + 2 + 5 तो 10, और यहाँ पे आ गया आपका 10, और यहाँ पे आ गया आपका 12। तो आंसर आ गया आपका 12 आवर्स। और इसने कहा था देन द मिनिमम टाइम टेकन बाय द वर्कर टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स इज 12 आवर्स। क्लियर है। अब मैं इसमें एक स्टेप और बताती हूँ। जब असाइनमेंट प्लान हम समझते हैं कि ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि कॉस्ट को कैसे हम फाइंड करें, कॉस्ट का क्या रिलेशन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होती है z, उसमें क्या रिलेशन है। तो अगर मैं z' की वैल्यू, जो हम कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन z', अगर मैं न्यू कॉस्ट मैट्रिक्स के मानती हूँ, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होती है z माइनस टाइम्स ऑफ जो भी आप रो को अगर मैं यू मान रही हूँ तो जो भी आप रो से रिड्यूस कर रहे हो माइनस जो भी आप कॉलम से रिड्यूस कर रहे हो, तो वो इसके बराबर होता है। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे आती है z' इज इक्वल्स टू z माइनस u माइनस v। u रिप्रेजेंट्स द सब्सट्रैक्टेड value in the row and v shows the subtraction value in the column. Fine. सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास प्लान क्या था, मेरे पास वैल्यू थी यहाँ पे 17। तो z की वैल्यू मेरी 17 थी, मैंने रो में से किया -2 और मैंने कॉलम में से किया -3, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे आनी थी 17 - 5 विच इज इक्वल्स टू 12। तो आप यहाँ से भी बता सकते थे कि ऑप्टिमल वैल्यू जो होगी असाइनमेंट की वो 12 है। ये भी एक तरीका है करने का। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके लिए आपको हंगेरियन मैथड आना चाहिए। तो हंगेरियन मैथड के मैं स्टेप बताती हूँ। हंगेरियन मेथड जो इसमें हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, हंगेरियन मेथड के एक्चुअली बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन इसमें हमें इतने ज़्यादा की जरूरत नहीं है, तो मैं यहीं पे उतने स्टेप्स बता रही हूँ, लेकिन नोट्स में मैं सारे स्टेप्स लिख दूंगी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको एक असाइनमेंट प्रॉब्लम जब भी दी गई हो, कॉस्ट मैट्रिक्स दी गई हो, तो रो में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट कॉस्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एलिमेंट। स्मॉलेस्ट कॉस्ट ऑफ ईच रो, हर एक रो के लिए हम ये कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट कॉस्ट ऑफ ईच रो इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट रो। ओके, सेम फॉर कॉलम। आफ्टर दैट वी गेट अ रिड्यूस्ड मैट्रिक्स 1, देन सेम स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम इज smallest element from each column is subtracted to each element of that column. This is for each column. हर एक कॉलम में से एक एलिमेंट लेना है, उसमें से वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब में से सब्सट्रैक्ट करना है। अब थर्ड है सो अप्लाई और फाइंड जीरो असाइनमेंट in each row or column, each row and column of reduced matrix. Okay. अब हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। द 3 कंपनीज C1, C2, C3 सबमिट देयर 3 जॉब्स। ये 3 जॉब्स है, दीज आर जॉब्स एंड दीज आर द कंपनीज। फाइन। सो द कॉस्ट ऑफ द इन्वॉल्व पर यूनिट आर गिवन इन द टेबल। कि हमें कॉस्ट वैल्यू दी गई, तो कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले स्टेप हंगेरियन मेथड का लगाते हैं। मिनिमम वैल्यू देखते हैं, 8 है, सब में से सब्सट्रैक्ट करो। सो 10 - 8 इज 2, 12 - 8 इज 4, 8 - 8 इज 0। अब इसमें सबसे मिनिमम क्या है, 9, 9 - 9 इज 0, 9 - 15 इज 6, 9 - 10 इज 1। अब यहाँ पे मिनिमम क्या है, 9। सो 15 - 9 इज 6, देन 10 - 9 इज 1। एक्चुअली बड़ा माइनस छोटा ही होगा, तो माइनस साइन के लिए मत सोचना। 9 - 9 इज 0। सो पहली रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिल गई। दूसरी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स के लिए कॉलम वाइज जाओ, कॉलम में जो भी मिनिमम वैल्यू उसको उठाओ और सब सारे एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम से सब्सट्रैक्ट कर दो। यहाँ 0 है तो सेम ही रहेगा, तो 2, 0 और 6 आ गया। यहाँ पे मिनिमम क्या है, 1, तो 4 - 1 इज 3, 6 - 1 इज 5, 1 - 1 इज 0। यहाँ पे क्या है, 0, तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, जिसमें 0 है उसमें सेम रहेगा, बाकी में चेंज हो जाएगा। अब हमने दूसरा भी स्टेप लगा दिया। तीसरा स्टेप क्या था कि जीरो असाइनमेंट बनाना है। जीरो असाइनमेंट कैसे बनाना है, ध्यान से सुनो। फॉर मेकिंग द जीरो असाइनमेंट यू हैव टू सेलेक्ट 1 by 1 ऑल द रोज। ठीक है, 1 by 1 ऑल द रोज। अब वो कैसे सेलेक्ट करनी है, देखिए फर्स्ट रो में जहां भी आपको 0 मिलेगा और सिंगल 0 होगा तो आप उसको बॉक्स बना के, स्क्वायर बॉक्स बना के रख दोगे। तो अब मैं करने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा बना लेती हूँ। 2, 3, 0, 0, 5, 1 एंड 6, 0, 0। आई जस्ट यूज अनदर कलर। सो रो वाइज आएंगे। फर्स्ट रो में आएंगे, हमें सिंगल 0 मिल रहा है, कोई और 0 है नहीं है, तो इसमें हम एक बॉक्स बना देंगे। सेकंड रो में आएंगे, हमें एक 0 मिल रहा है, इसके अलावा कोई और 0 है नहीं है, एक ही 0 है, तो यहाँ बॉक्स बना देंगे। एक से ज़्यादा 0 होंगे तो छोड़ देंगे। फिर कॉलम वाइज चेक करेंगे, तो इस तरीके से भी हमें कॉलम में बहुत सारे मिलके कट के
रो में 1 मिल जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस बुक में होंगे, उनसे प्रैक्टिस कर लेना प्लीज, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे आ जाओ थर्ड वाले रो में, 2 0 है, छोड़ दो, नहीं करेंगे। अब कॉलम में आओ, 1 0 है, बिल्कुल ठीक, इस कॉलम में आओ, 1 0, कॉलम में तो एक ही 0 ना, एक से ज्यादा तो नहीं है, तो इस 0 को हम स्क्वायर बना देंगे। जितने भी 0 इस कॉलम में आने के बाद इस पर्टिकुलर कॉलम में आपने 1 0 लिया, लेकिन जब आप इस रो में देख रहे हो तो 1 0 और है, तो इसको तो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके अलावा ये बचा है, तो इसको हम क्रॉस करके काट देंगे। अब आप चेक करो कि क्या ईच रो एंड ईच कॉलम हैज एन 0 असाइनमेंट, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 0 असाइनमेंट मीन्स 0 कवर्ड विद अ स्क्वायर बॉक्स, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दैट मीन्स कि यही हमारा फाइनल ऑप्टिमल असाइनमेंट होगा, ठीक है ना। अब कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, ये जो आवर्स टाइम जो भी वो लोग पूछेंगे वो क्या होगी इसमें जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स में, तो हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे जाएंगे। तो मतलब हमने 8 सेलेक्ट किया है, 9 सेलेक्ट किया है, 10 सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। तो 9 + 8 + 10, तो ये हो गया 17 + 10 = 27, सो 27 है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बिडिंग दी गई, तो ऑब्वियसली पर यूनिट कॉस्ट ही होगी जो भी है इन्वॉल्व पर यूनिट, सो 27 इज योर आंसर, ठीक है। और गेट में हमेशा वो रेंज में आंसर देता है, तो 27 to 27 आंसर दिया गया, तो 27 आंसर है, तो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही करके बता सकते हैं। जो नोट्स होंगे मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ एक बार कि नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन में भी ऐप का लिंक, तो उसे ज्वाइन करिए और उसमें आप PDFs इसकी ले सकते हैं, ठीक है।